उम्मीदों का बजट, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिना किसी देरी के आपको लेकर चलेंगे जयपुर स्टूडियो, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं। बात करेंगे, उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। शशि, बजट आ रहा है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, विशेष तौर पर युवा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण की बात भी हो रही है, 75,000 नौकरियों की बात हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप भी इस बजट में दिखाई देगी। आशीष, बिल्कुल केंद्र की योजनाओं की छाप दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले केंद्र का बजट आना होगा। केंद्र का बजट जुलाई में है, 23 जुलाई को केंद्र का बजट आएगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान का बजट आ रहा है और ये लंबे समय बाद बताया जा रहा है। 20 साल से ज़्यादा अंतराल के बाद ऐसा मौका आया है जब राजस्थान का बजट पहले आ रहा है। हालांकि केंद्र का जब बजट आता है तो उसमें एनुअल प्लान होता है, किसी भी स्टेट को वार्षिक योजना में कितना पैसा अलोकेट हुआ है उस हिसाब से राज्य की योजनाएं बनती हैं। लेकिन अधिकारियों का एक अनुमान होता है, मोटे तौर पर 10 से 12% के बीच में बढ़ोतरी होती है वार्षिक प्लान में, और उसकी बढ़ोतरी को आप एस्टिमेटेड तकरीबन 11-11.5% मान के अपनी योजनाएं बनाते हैं। और इससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि जो पिछला लेखानुदान पेश किया था उसमें राजस्व घाटा 23,869 करोड़ का था और राजकोषीय घाटा 67,240 करोड़ का था, और जो राजकोषीय घाटे का अनुपात था वो 3.95% था। हालांकि जो FRBM एक्ट है उसके दायरे में 3% की ही अनुमति है घाटे की, लेकिन कोविड के समय में कुछ छूट भी दी गई थी। हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, कुछ मौजूद मेहमान जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता पौरुष भारद्वाज जी हैं, हमारे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन शर्मा जी हैं, टूरिज्म सेक्टर पे खास पकड़ रखने वाले कुलदीप सिंह चंदेला जी हैं, और हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। शुरुआत करेंगे कुलदीप जी से। कुलदीप जी, टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर माना जाता है, क्या अपेक्षाएं? देखिए, अपेक्षाएं तो बहुत है, और इस बार जो हमें लग रहा है कि बजट बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी जो पर्यटन मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान से हैं, और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी जो हैं आदरणीय दिया कुमारी जी वो राजस्थान से हैं। तो एक बहुत, जिसको आप डबल इंजन सरकार जो कहते हैं वो है, तो आशाएं बहुत है। सचिन जी, उम्मीदें बहुत हैं और उम्मीदों पे खरा होने का प्रेशर भी सरकार पर बहुत होगा। देखिए, ऐसा है कि प्रेशर सरकार पे है, चुनावों में जो रिजल्ट आया उसके बाद भी प्रेशर है, और 5 साल सरकार चलानी है उसका भी प्रेशर है। केंद्र सरकार का बजट अभी आया नहीं है और बजट की घोषणा करनी है उसका भी प्रेशर है। प्रेशर बहुत है, पर मुझे लग रहा है कि जो पिछली वाली टीम थी वही टीम इस बार भी कंटिन्यू कर रही है सरकार में, तो टीम ने बजट तो शायद अच्छा ही तैयार किया होगा। उम्मीद पूरी है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलेगा बजट में। हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन क्या पौरुष जी ये माना जाए कि कांग्रेस के लिए बजट अच्छा नहीं है, झुंझुना है, घोषणाओं का पिटारा है, पूरी नहीं होगी, ये सब? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा शशि जी कि लेखानुदान मांगे जो आई थी और उसमें जिस प्रकार से घोषणाएं की गई सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वो एक हवाई बातें थी सारी की सारी। उसमें 70,000 रोजगार की बात की गई। मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूँगा कि क्या लेखानुदान में 70,000 नौकरियों की घोषणा करना क्या न्यायोचित था? नहीं था, वो सिर्फ एक चुनावी झुंझुना था। निश्चित तौर पे सरकार को हार का फायदा मिला नहीं। उसका फायदा तो मैं इस बात को कहूंगा ना, सरकार से हमारे नेता डोटासरा जी ने पूछा ना कि क्या आपने एक भी वैकेंसी निकाली? आपने हमारी सरकार में जो प्रक्रिया में थी जो वैकेंसियां, उनको पहले आपने रोका, फिर उनको बाद में आपने नई शर्त लगा करके उसमें कोई नई चीज ऐड करके उसको आपने वापस उसमें नियुक्तियां देना शुरू की। तो वो तो हमारी योजना है ना, हमारी नौकरियां दी हुई है ना। आपने क्या एक आप पे आऊंगा मैं कि आपकी योजनाएं है, नई योजनाएं तो सरकार की होती है। हमारे साथ में पूर्णिमा जी है। पूर्णिमा जी, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर और होम मेकर दोनों भूमिकाओं में कैसे आपको उम्मीद बजट से? जी, मुझे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिया कुमारी जी जो इन डिपार्टमेंट को खास करके देख रही हैं, तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन का और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जहां हम चाह रहे हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड दोनों के एरिया में बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे एरियाज़ है जिस पे हमको वर्क करना चाहिए। जहां के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, बस वही नहीं, इवन जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं वो भी काफ़ी स्तर पर कहीं ना कहीं पर दिक्कतें उनको फेस करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं एक दे नीड सम हैंड होल्डिंग। तो उसके लिए डेफिनेटली ऐसे स्कीम्स बनने चाहिए, ऐसे तरीके और ऐसे बजट में उनको लेके आना चाहिए जहाँ पर हम महिलाओं को हम आगे लेके आएँ और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपस्किलिंग के लिए हम कुछ ना कुछ एक प्रावधान कर पाएँ, और ये बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम हम चाइल्ड से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उस पर भी हमको वर्क करना चाहिए। हमें वुमेन एम्पावरमेंट से लेके उनकी सेफ्टी एंड उनकी हाइजीन, ये तीनों ऐसा एरिया है जो हम बहुत कुछ करना चाहिए, बजट से बहुत कुछ। विमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी और हाइजीन, इन तीनों पर काम करने की उम्मीद है। हनुमान जी, आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से नौकरियों को लेकर के और सामान्य क्षेत्र में आम आदमी के विकास के लिए?
देखिए सर, इस बार का बजट हम इस प्रकार देखते हैं कि जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और युवाओं को आगे बढ़ाए। पिछले अंतरिम बजट में सरकार ने 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा तो कर दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ना विभाग वाइज वर्गीकरण जारी हुआ और ना ही जो सालाना परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हुआ। हम ये मांग करते हैं कि बजट में जो भी घोषणाएं हो, खास तौर पर भर्तियों को लेकर बेरोजगारों के लिए जो घोषणा हो, साथ में उसका विभाग वाइज वर्गीकरण जारी हो और सालाना परीक्षा कैलेंडर जारी हो। हम बात करते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी राशि बढ़ाई जाए और जो युवा हित में जितने भी योजनाएं संचालित है उसको सुचारू रूप से और सुदृढ़ करके जारी किया जाए। हम मांग करते हैं बेरोजगारी भत्ते की राशि बढ़ाने से क्या आपको लगता नहीं कि हमारी वर्क फोर्स थोड़ी आलसी हो जाएगी? देखिए सर, जो एक युवा तैयारी करता है उसको कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार सरकार कहती है कि रीट पात्रता 4 साल करवानी ज़रूरी है, जबकि हम ये देखते हैं कि 5 साल में एक रीट पात्रता भर्ती भी नहीं हो पाती है, तो इस दौरान एक युवा का घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो ये बेरोजगारी भत्ता है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। हम मांग करते हैं कि जो CET में जो 15 गुना का इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसको हटाकर 40% जो है वो पात्रता की जाए। हम मांग करते हैं कि जो सरकार ने CBI जांच का जो वादा किया था कि हम रीट 2021 में CBI जांच करवाएंगे, EORO भर्ती में CBI जांच करवाएंगे, PTI भर्ती में CBI जांच करवाएंगे, क्योंकि जो पेपर लीक जो बड़े माफिया है वो सरकार से अभी भी कोसों दूर है। हम मांग करते हैं कि उनकी CBI जांच हो। हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो RPSC भंग का वादा किया था वो RPSC को भंग किया जाए और RSSB और RPSC में जो राजनीतिक नियुक्तियां है वो बंद की जाए, ताकि तो राजनीतिक नियुक्तियां बंद की जाएं और RPSC में सुधार किए जाएं। हालांकि हनुमान जी तो भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली संभव है? क्या सरकार के पास इतनी ताकत है? हमारे साथ में सचिन जी जुड़ गए बीजेपी के नुमाइंदे के रूप में। अभिषेक जी से हमने जाना, दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, वैसे दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सचिन जी, पार्टी की अपेक्षाएं भी बहुत होंगी, जनता की अपेक्षाएं भी बहुत होंगी, क्या उपचुनाव को भी ध्यान में रखेगी सरकार? उपचुनाव ही नहीं, पूरी जनता का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया जाएगा। शशि जी, जैसा आपने खुद ने कहा कि ये बजट उम्मीदों का बजट रहेगा और इसमें किसानों पर विशेष ध्यान होगा, हमारे उद्योग धंधों पर विशेष ध्यान होगा, नारी पे विशेष ध्यान होगा और गरीबों पे विशेष ध्यान होगा। तो ये जो बजट है, हमारी पुरानी लाइन जो थी ज्ञान बजट, उसी का अग्रणी होना है, क्योंकि मोदी जी का और माननीय भजन लाल जी भाई साहब का सबका एक ही उद्देश्य है कि अंत्योदय किया जाए। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसका उदय हो, उस तक सारे डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचे। तो ये बजट होगा वो धरातल का बजट होगा। और इसमें ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है, अभी जो चर्चा चल रही थी हमारी कि युवाओं के लिए क्या किया गया है, नौकरियों के लिए क्या किया गया है, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि वर्तमान कार्यकाल में भी अभी तक 16,806 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है और 11,428 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 41,413 विभिन्न पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो चिकित्सा अधिकारियों को भी 1220 पदों पर दिया गया है और विभिन्न विभागों में 4,278 पदों की नियुक्तियों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस तरह से कुल 75,145 पदों पर नियुक्तियां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो आपकी सरकार में जिनको एडवर्टाइज किया गया था, ऐसा? बिल्कुल ऐसा एडवर्टाइज की बात नहीं कहेंगे, हमारे जो वादे थे, एडवर्टाइज मतलब विज्ञप्ति जारी करना कह रहा हूँ। बिल्कुल हमने क्या है, हमने जो वादे किए थे हम उनको धरातल पे लाने के लिए पूर्ण रूपेण मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूँ, ये वही भर्तियां हैं जो आपकी सरकार में एडवर्टाइज की गई? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमने कहा था कि हम 70,000 नौकरियां हर साल देंगे, उसके लिए करी जाने वाली सवाल ये नहीं था कि आप 70,000 नौकरियां हर साल देंगे। मेरा सवाल ये था कि क्या ये आपकी सरकार के समय ही इनकी विज्ञप्तियां जारी की गई? हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार के समय इनकी विज्ञप्तियां जारी। ठीक है, हनुमान जी से बात कर लेते हैं। हनुमान जी, कितनी विज्ञप्तियां आई हैं इस सरकार में? सचिन जी के दावे की परख मैं कर रहा हूँ केवल। जी सर, मैं ऑन लाइव ये कह रहा हूँ सचिन जी से कि आप हमें तारीख बता दीजिए, डेट बता दीजिए कि आपने विज्ञप्ति तो कब जारी की, आपने उनका आवेदन कब लिया? तो आप डेट बता दीजिए कब जारी? जारी नहीं हुई। 17,000 पदों में से एक भी पद पर भर्ती जारी नहीं हुई। शिक्षा विभाग में कोई नई भर्ती जारी नहीं हुई, ना फर्स्ट ईयर की भर्ती जारी हुई, ना सेकंड ईयर की भर्ती जारी हुई, ना थर्ड ईयर की भर्ती जारी हुई। जबकि इन्होंने महिला आरक्षण का दायरा 30% से 50% बढ़ाकर महिला आरक्षण का दायरा बढ़ा है। महिला आरक्षण से एक विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि उनकी नौकरियां छिन जाएंगी? क्या ये जायज़ है विवाद की स्थिति बनना? जी, मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है, होना चाहिए और ये ज़रूरत है, नीड ऑफ दिस आवर है। क्योंकि देखो, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो जहाँ हम बोलते हैं कि आदमी और औरत इक्वल है, ये सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल भी होना चाहिए कि वुमेन निकलकर उस लेवल पे जाके कम्पीट कर पाए जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। तो फिर आप ये क्यों अपेक्षा करती हैं कि महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा योजनाओं में? वो तो सभी के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए समान रूप से।
लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक महिला हूँ, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो घर पे रोल होता है वो पहले तो एक होता है कि एक माहौल क्रिएट करना, उसके बाद एक जब पुरुष वहाँ से जब काम पे निकलते हैं तो वहाँ जो घर का जो कंफर्ट होता है वो मैं उनको प्रोवाइड कर पाती हूँ, तभी एक वो साउंड माइंड के साथ वो बाहर निकल पाते हैं काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरों को भी सोचना चाहिए वुमेन के बारे में, इसलिए एक एडिशनल उनको एक बेनिफिट मिलना चाहिए। ये उम्मीद की जाए कि सभी वर्गों के बारे में सोचा जाएगा और सभी वर्गों के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि किसी एक वर्ग से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और केवल वर्गों की ही बात नहीं करेंगे हम। वोट जो नहीं देते वो पशु भी हैं, और जो हमारे पास में इनपुट है उसके तहत पशुपालकों के लिए सरकार बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्र पर भी फोकस रहेगा सरकार का। घोषणा इस तरह की हो सकती है कि जो पशु अब तक बीमा के दायरे में नहीं आ रहे थे, जिनकी सर्पदंश से मौत होने की स्थिति में बीमा के दायरे में नहीं आ रहे थे, एक्सीडेंट्स में पशु की मौत थी तो बीमा के दायरे में नहीं आ रहे थे, इसका आग्रह विभाग ने भेजा है और संभवतः सरकार इस पर बड़ी घोषणा भी कर सकती है। वित्त मंत्री की तरफ से इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है। शशि, इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर मतलब हाईलाइट करनी बड़ी आवश्यक है। एक तो पेट्रोल डीजल, एक स्टेट हाईवेज के ऊपर लगने वाले टोल, इसकी बात बेनीवाल साहब ने भी की है। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है कि ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। ऊंट के मुंह में जीरे जैसी कटौती की गई दामों में। अभी मैं जयपुर गया था, 105 रुपए में पेट्रोल भरवा कर आया हूं। ये वैट क्या कम होगा या नहीं होगा? इस बजट में वैट कटौती को लेकर क्या घोषणा हो सकती है? इसकी क्या उम्मीदें हो, कितनी आवश्यकता है? क्योंकि जितनी ज़्यादा पेट्रोल का दाम उसी हिसाब से महंगाई भी निर्भर करती है, इसलिए कितना आवश्यक और इसकी क्या उम्मीदें? शशि, देखिए, वैट को लेकर के अलग अलग दावे हैं और इन दावों की परख हम यहाँ बैठे हमारे पैनल के मेहमानों से करते हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक जी से ही बात करता हूँ। अभिषेक जी, जनता की अभी भी वैट को लेकर के अपेक्षाएं, हालांकि सरकार ने कुछ काम किया है वैट पर, क्या लगता है सरकार कम कर सकती? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है शायद आप पेट्रोल और डीजल पे वैट की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने कम किया था उसको, और राजस्थान सरकार के पास अपने बजट के बहुत लिमिटेड स्रोत हैं आय के, और पेट्रोल डीजल में वैट उससे एक बड़ा स्रोत है। अगर सरकार वहाँ कम कर देगी, मुझे लगता है बहुत मुश्किल रहेगी सरकार के पास चलाने के लिए, अपना राज्य कार्यकाल चलाने के लिए। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस बजट में तो लगता नहीं कि वैट में कमी होगी पेट्रोल डीजल में, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेज रेवेन्यू के हैं। चाहे माइनिंग बात कर लो, चाहे वैट की बात कर लो, टूरिज्म बात कर लो, ऑयल बात कर लो, तो मेरा मानना है कि बजट में कमी नहीं मिलेगी देखने को। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ सरकार अगर मेहनत करे और वहाँ से कुछ रेवेन्यू अगर अर्न करती है, तो फिर उसका बेनिफिट पेट्रोल डीजल पे वैट भी दिया जा सकता है। हम उम्मीदों का बजट की बात कर रहे हैं, जनता भी उम्मीदें करती है, लेकिन सरकार से हमेशा उम्मीदें ही क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं लगता लोगों को कि सरकार कुछ टैक्स भी लगा सकती है? और जब पहला बजट हो किसी सरकार का वित्तीय अनुशासन की बात करें, देखिए, चाहे वो करदाता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो व्यापारी हो, मैं यहाँ व्यापारी और प्रोफेशनल वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ, व्यापारियों की बात रखना चाहूँगा। सबको लगता है कि सरकार हमसे बहुत कुछ ले रही है, बदले में कुछ मिलता नहीं है। उलट स्थिति ये है कि जब आप सरकार से बात करोगे, सरकार को लगता है हम इतना सब कुछ तो दे रहे हैं, खजाना लुटा दिया और कहाँ से लेकर आएंगे। तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि एक मिक्स होना चाहिए और एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। सरकार दाता है और सब कुछ सरकार ही देने वाली है सबको, तो हमेशा उम्मीद तो सरकार से रहती है कि बहुत कुछ ज़्यादा मिले, हमेशा ज़्यादा मिले। पर सरकार की भी अपनी अलग मजबूरियाँ हैं, सरकार के रेवेन्यू सोर्स लिमिटेड है, सरकार का बजट लिमिटेड है, तो सरकार अपने दायरे में रहकर ही आगे काम कर सकती है। कुलदीप सिंह जी, आपसे दाता के मायने समझना चाहूँगा दो विशेष संदर्भ में। एक, परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी दाता कहा जाता है, और अभिषेक जी ने सरकार को दाता कहा है। दाता से क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? देखिए, दाता से ही अपेक्षाएं होती है, और परिवार का जो मुखिया है वो दाता ही होता है, और हमारे परिवार में हम पिताजी को दाता ही बोलते हैं। इस बार जो हमें अपेक्षाएं हैं, हमारी जो मुख्य मांग है पर्यटन की, वो है कि इस बार बजट में RTUP जो है, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024, क्योंकि 2007 से पॉलिसी चल रही है और उसी को हर बार आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, नई चीज़ उसमें डाली नहीं गई। बट अब जो तैयार हुई उसके काफ़ी चीज़ें नई हैं और समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। तो हमारी ये आशा है कि इस बार RTUP का अनाउंसमेंट होगा, और जो सरकार ने पर्यटन व्यवसाय को पर्यटन उद्योग का जो दर्जा दिया है, उसका जो लाभ है वो करीब 10% होटलों को ही मिला है या यूनिट्स को मिला है, ज़्यादा को नहीं मिला। कारण ये है कि 8 से 10 हज़ार होटल्स वो हैं जो बजट होटल्स चलती हैं, वो नियमों के आधार पर लटकी हुई, उनको एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि उनके पास नगर निगम का लाइसेंस होगा, पोल्यूशन का होगा, फायर का होगा, FSSAI का, सारे लाइसेंसेस हैं, बट UDH का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है।
सरकार से हम काफ़ी समय से निवेदन कर रहे हैं और इस बार हमें पूरी आशा है कि सरकार उसके ऊपर सुनवाई करेगी और इन सब होटल्स को मुख्य धारा में लेके आएगी ताकि इनको भी इंडस्ट्रियल स्टेटस का जो है बेनिफिट मिले। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर 1500, 1000 या 2000 करोड़ का जो भी बजट घोषित हो पर्यटन के लिए, वो बजट पर्यटन विभाग को मिले ताकि वो काम हो सके उससे। और दूसरा जो है, ये सारे जब बने तो उसके लिए एक टूरिज़्म बोर्ड बनना बहुत आवश्यक है। एक टूरिज़्म एडवाइजरी बोर्ड बने, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को लिया जाए ताकि जो भी पर्यटन रिलेटेड बातें हैं उसके अंदर हम कर सकें और जो भी नए निर्माण हो। और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बहुत, हाँ, वाइल्ड लाइफ बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि राजस्थान वाइल्ड लाइफ में बहुत बढ़ रहा है। और जयपुर एक ऐसा शहर है दुनिया का जहाँ पे 3 लेपर्ड सेंचुरीज़ हैं। जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे राजस्थान का कि जहाँ पे आपका हाथी के ऊपर बैठ के आप आमेर का किला देखने जा सकते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं होता है। और टाइगर सेंचुरीज़ भी यहाँ राजस्थान में डेवलप हो रही है। और जवाई में आ गई, इधर सरिस्का में आ गया, और सरिस्का में तो 43-44 टाइगर्स हो गए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरत ये भी एक है कि इन सारे फॉरेस्ट के अंदर राजा महाराजाओं के बनाए हुए पुराने किले, महल और मंदिर काफ़ी हैं, लेकिन वो जर्जर अवस्था में हो रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। उसको पर्यटन को दे देना चाहिए सरकार को। पर्यटन और फॉरेस्ट दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं। मुझे याद है कि पहले जब मंत्री भी होते थे, कई तो आर्कियोलॉजी को भी दिए गए, लेकिन उनका रखरखाव फिर भी आर्कियोलॉजी के पास जो गए उनमें तो छेड़छाड़ नहीं होती है, लेकिन दूसरों का संधारण बहुत नहीं, आर्कियोलॉजी जंगल के अंदर नहीं है, जंगल के अंदर की बात करूँ मैं। सरिस्का के अंदर आप देख लीजिए, कांकवाड़ी फोर्ट है या मंदिर हैं, इधर भी है आपके रणथंभौर में जोगी महल वगैरह, इन सबको पर्यटन को दे देना चाहिए। पहले पर्यटन मंत्री और फॉरेस्ट